दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय जीके अथवा जीएस के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 18। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात में। देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये नाभिकीय शक्ति केंद्र है। इसकी स्थापना गुजरात में 1993 में चालू हुआ था। ये गुजरात में स्थित है। और भारत के अन्य नाभिकीय शक्ति केंद्रों में कोटा जो है राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, और नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1919 में। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन के लिए चलाया गया था, और ये आंदोलन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, कैलाश सत्यार्थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में पाकिस्तानी नागरिक मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों महात्मा गांधी को लगभग 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। इसमें है मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनु देवी या भीमाशंकर। तो इसमें आपको बताना है कि किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेन गंगा नदी के तट पर अवस्थित मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी भारत की नागर शैली का ये मंदिर शिव, विष्णु और शाक्त संप्रदायों से संबंधित है। 16 जुलाई 2019 को दोस्तों पीआईबी द्वारा प्रकाशित संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा त्वरित गति से कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपको बताना है आईएनए यानी जो है इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे उन पर मुकदमा कब चलाया गया था और कहाँ? तो उत्तर है नवंबर 1945 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। और इस मुकदमे में जो मुख्य अभियुक्त रहे आईएनए के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। और इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल का लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, आपको बताना है। तो ये कौन सी नदी है? देखिए ऑप्शन है बराक, लूनी, घग्घर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए लूनी नदी। लूनी नदी आप जानते हैं राजस्थान में प्रवाहित होती है, और राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी कहलाती है। और अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, लेकिन बाद में बाड़मेर के बलतोरा में पहुंचकर इसका जल खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा।
तो सही उत्तर है दामोदर नदी। दोस्तों ये जो नदियां हैं इसमें दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है और भ्रंश के कारण ये नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी ओर तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है और इसकी चौड़ाई और जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 1872 में। दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था और इस एक्ट के तहत अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दी गई और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई और इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल या बायोडेजर्ट की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है आपके शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्या है? दोस्तों सामान्य तौर पर देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, इनकी संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों की संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में जो सही कथन है वो ये है कि शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ऐसा पर्यावरण जो मानव गतिविधियों से परिवर्तित नहीं होता है या उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है उसको नेचुरल पर्यावरण या नैसर्गिक पर्यावरण कहते हैं। लेकिन जो पर्यावरण मानव गतिविधियों से छेड़छाड़ का शिकार हो जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक या प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं? तो सही उत्तर है लाइकेन। दोस्तों वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं और ये वायु प्रदूषण के प्रति जैविक सूचक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर जो है स्थापित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना है और सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास और तैनाती को गति प्रदान करना है। इसका सचिवालय गुरुग्राम यानी जो पहले इसका नाम था गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या टैल्क? तो सही उत्तर है दोस्तों जिप्सम एक खनिज है। देखिए जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखें तो ये कैल्शियम का सल्फेट होता है यानी CaSO4 × 2H2O तो सही उत्तर है जिप्सम में दोस्तों कैल्शियम विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केश या बाल, लूता रेशम यानी स्पाइडर लिंक और खुर? तो देखिए कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है दोस्तों और ये जो रेशा है कपास पौधे के बीजों के चारों ओर संरक्षण आवरण में विकसित होता है। ये लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है जबकि बाल, लूता रेशम और खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो कपास जो है प्रोटीन नहीं बल्कि सेलुलोज का बना होता है। बाल, स्पाइडर सिल्क और खुर ये प्रोटीन के बने होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों अग्नाशय। आप जानते हैं कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहुस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। और अग्नाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं, बहिस्रावी ये मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, दूसरा अंतःस्रावी ये मुख्यतः रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो उत्तर है सफ़ेद अनाज जैसे पालिश किए हुए चावल और गेहूं का आटा इत्यादि में थाइमिन जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। और यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो ये शरीर में कमी के कारण हो सकता है। और बेरी दोस्तों एक पोषण संबंधी विकार है। विटामिन B1 या थाइमिन की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के प्रयोग से दोस्तों बेरी रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, आपको विटामिन और उनके प्रचुर स्रोतों के बारे में देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन बी सिक्स ये धान के चोकर यानी राइस ब्रान में मिलता है, सही है। विटामिन B2 कार्ड लीवर तेल में, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में और विटामिन K अल्फा में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, कार्ड यकृत तेल जो है कार्ड मछली के यकृत से एक उत्पन्न हुआ आहार का पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A और D भी उपस्थित होता है। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक है। दोस्तों ये कार्ड लीवर तेल से नहीं विटामिन B2, बल्कि अंडे, हरी सब्जियां, फलियां और दूध आदि से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किस तत्व का अभाव होता है? ऑप्शन है लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो सही उत्तर है दोस्तों मानव दुग्ध में लौह तत्व का अभाव पाया जाता है। दोस्तों मानव का दूध ऐसे तो नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें लौह या आयरन का अभाव पाया जाता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व शामिल होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक का कथन है कि भारत एक अर्ध संघात्मक यानी क्वासी फेडरल स्टेट है? तो सही उत्तर है दोस्तों KC वियर। KC वियर एक ऑस्ट्रेलियाई विचारक हैं। उनका कहना था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है यानी क्वासी फेडरल स्टेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को वर्ष 2010 में पहली बार मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। और आपके लिए एक प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 43A, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतः स्थापित करके ये प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से ही पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको लागू नहीं किया जा सकता है, ये इसका विधिक स्वरूप है। और सर्वोच्च न्यायालय के वेरुबाड़ी मामले 1960 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना
और ये कहा कि संविधान की अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, लेकिन प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर भी संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास यानी जो प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल रखा गया था उसका विरोध किसने किया था? तो सही उत्तर है इसमें भारत में नियोजित विकास का जो विरोध है वो महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना और उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए त्रिपुरा इसमें है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं और इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM यहाँ पर 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष प्रावधान जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ध्रुवदास, दोस्तों ध्रुवदास की रचना है भगत नामावली, नाभादास की भक्तमाल, रस खान की रसक प्रिया ये नहीं है, उस्मान की चित्रावली है। दोस्तों, रस खान की रसिक प्रिया नहीं बल्कि आचार्य केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाओं में रामचंद्रिका और कवि प्रिया हैं। रसखान महत्वपूर्ण जो है मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है चौथ। देखिए, चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में जो है नासिक में VD सावरकर ने नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत यानी यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उनकी अभिक्रिया में से क्या बनता है? तो आप जानते हैं समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा होता है। ये संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त जो किरणें होती हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन के अणुओं पर प्रहार करके उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं और दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है और ये क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण की अभिक्रिया से ओजोन पैदा होती है। अगला प्रश्न इतिहास से है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त की। दोस्तों, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथिव्या प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है धर्मपाल ने। दोस्तों, धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी जो पहाड़पुर में है यहाँ पे प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसका प्रथम शिकार कौन हुआ था? ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली या संभलपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा जो है सबसे पहले 1948 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1950 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 और करौली 1855 में ये विलय नीति के अंतर्गत शामिल किए गए थे। लेकिन डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत पहला शिकार सतारा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो आप जानते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को जो है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण जो है वो कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में पेट्रोल, डीजल जैसे तेल सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ हैं और इनकी कीमत तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। तो याद रखिए, भारत में तेल कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दोस्तों भारत के आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे गांधीयन प्लान के नाम से जाना गया है। और इस योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की संकल्पना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि की दर 17.7% रही, जबकि वर्ष 1991 से 2001 में ये 21.54% था। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है। हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित की गई? तो ये 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य इसका आयोजन हुआ और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 के भाग के रूप में इसका किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित किस फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार का दर्जा मिला था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है द इंसेक्ट टेस्क्यूअर। द इंसेक्ट टेस्क्यूअर को दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर जर्मनी के एंड्रियाज एवेल्स द्वारा अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इंसेक्ट टेस्क्यूअर को मिला था। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया और केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो सही उत्तर है 25 दिसंबर 2020 को जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस या नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया, इसकी घोषणा 2014 में की गई थी। और आप जानते हैं कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने दोस्तों स्वच्छ ऐप या स्वच्छता अभियान ऐप का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 24 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2020 को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं। दोस्तों 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ था और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। इसमें क्या शामिल नहीं है?
तो सही उत्तर है इसमें जो शामिल नहीं है दोस्तों वो क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान। जो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में जिन इकाइयों को विलय की मंजूरी दी है उसमें राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। देखिए दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। 22 का 55 तो 48 का कितना हो जाएगा। दोस्तों 22 में 2 का भाग दे दीजिए 11 हो गया, गुणे 5 कर दीजिए 55 हो जाएगा। तो 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 गुणे 5 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक विशिष्ट कोड भाषा में मैग्नेट को WHQJZP लिखा जाता है तो इसी भाषा में FRAUDS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों M को M में 3 जो है M में जो है लास्ट में जाएगा, M का जो है ये लास्ट में MNOP तो 3 प्लस हो रहा है उल्टे, M का लास्ट में जाएगा, ABCD हो जा रहा है, GHIJ हो जा रहा है। तो उसी प्रकार जब फ्रॉड्स में करेंगे तो F का हो जाएगा I सबसे पहले, FGHI पहले हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे I होगा। उसके बाद R का हो जाएगा U, R का U हो जाएगा, फिर दोस्तों A का D हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा VGXDUI। अगला प्रश्न दोस्तों दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। आपको बताना है IK, PN, BD या SU इसमें से कौन सा विषम अक्षर है। दोस्तों IJK में I एक अक्षर बीच में गैप करके IJK, और BD हो जाएगा, STU हो जाएगा। लेकिन PN में क्या है, MNOP तो N पहले आ जाता है ये, इसीलिए जो आपका PN है ये ऑप्शन जो है विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ट्रायंगल को SUBJHOFM लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल में क्या है, T का U हो जाएगा। देखिए दोस्तों ट्रायंगल का USB, SUB नहीं है USB है दोस्तों, यहाँ पे U है S है। तो ट्रायंगल का USJBMF। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले आप ट्रायंगल को सेट करेंगे, T का U हो जाएगा, फिर R का S हो जाएगा, TURS, I का J हो जाएगा। तो एक एक बढ़ा के जब आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा कठिन है, USJBOHMF। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहले 2 1 4 3 6 5 8 7। तो इस प्रकार से सब SUBJHOFM हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PDQNUVSF। तो PDQNV ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, आपको बताना है। तो आयुष का जन्मदिन 22 मई से नीरव के जन्मदिन 30 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या मई में 9 दिन हो जाएगा, जून में आपका दोस्तों 30 दिन हो जाएगा, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन और सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 30 दिन हो जाएगा। तो 30 अक्टूबर तक का आप जोड़ लेंगे तो ये कुल 161 दिन हो जाएंगे। 161 में 7 से भाग दे देंगे, 23 सप्ताह और 0 दिन हो जाएगा। तो नीरव के जन्मदिन 30 अक्टूबर को आने वाला दिन जो है वो सोमवार ही होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, निष्कर्ष है स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा निष्कर्ष है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो दोस्तों बीमार लोगों को ही दवा की ज़रूरत होती है, इससे न तो ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती और न ही ये निष्कर्ष निकलता है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। न तो इस निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है।
अगला प्रश्न है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए अब की बार 13 से 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के धार जिले में संपन्न हुआ था और ये 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का विषय खोजने में खो जाओ था। तो सही उत्तर, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जूनियर हाई स्कूल, एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय जीके अथवा जीएस के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।